देखो, हेडिंग है अधिगम के सोपान। बताओ अधिगम के सोपान क्या होते हैं। जैसे आप घर से यहाँ आए तो आप सुबह खड़े हुए होंगे, आपने नहाया है, ब्रेकफास्ट किया है, बुक साथ लेके आए, फिर आप सीखने की प्रक्रिया में होगे। तो व्यक्ति सीखने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरता है, वो क्या कहलाता है अधिगम के सोपान। कोई व्यक्ति क्यों सीखे, जब उसको क्या होती है, आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो अधिगम का पहला ही पहला क्या सोपान है कि व्यक्ति को किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होगी, तभी व्यक्ति क्या करेगा, आपके सीखेगा, नहीं तो व्यक्ति नहीं सीखेगा। तो अधिगम का पहला सोपान क्या है, व्यक्ति की किसी न किसी विषय वस्तु की क्या होती है, नीड होती है। जैसे आपकी नीड आरएस बनना है, ठीक है, आरएस बनना है, इसका मतलब आपकी नीड है, इसीलिए आप सीख रहे हैं। तो सबसे पहली पहली कौन सी होगी, आवश्यकता होगी। आवश्यकता किसके लिए है, व्यक्ति के अपने लक्ष्य के लिए। किसके लिए है, लक्ष्य के लिए, या फिर जो व्यक्ति का उद्देश्य है, इस उद्देश्य के लिए व्यक्ति के किसकी आवश्यकता है, अधिगम की आवश्यकता। तो मैं कह सकता हूं तो व्यक्ति का टारगेट या जो व्यक्ति का गोल होता है, इस गोल के लिए क्या करता है व्यक्ति, कुछ ना कुछ सीखता है। तो दूसरा स्टेप्स क्या हो गया, आपके लक्ष्य या फिर उद्देश्य। और तीसरे की मैं बात करूं तो व्यक्ति के पास आवश्यकता है, व्यक्ति टारगेट, फिर व्यक्ति में क्या होना चाहिए, कम से कम मोटिवेशन होना चाहिए, तभी व्यक्ति सीख पाएगा। जैसे आप एक दिन क्लास है, फिर आपको लगता है बारिश सारी आज नहीं जाए तो कोई बात नहीं, कल आके पढ़ लूंगा, परसों आके पढ़ लूंगा। तो तीसरा क्या होता है कि व्यक्ति के पास मोटिवेशन होना चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए। यदि व्यक्ति के पास मोटिवेशन नहीं है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य या फिर टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। और मानो व्यक्ति के पास आवश्यकता भी है, उसका टारगेट भी है, उसके पास मोटिवेशन भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि व्यक्ति के पास अपनी रेडीनेस होनी चाहिए। जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्ति के पास क्या होनी चाहिए, उसकी तत्परता होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, रेडीनेस होनी चाहिए। यदि व्यक्ति के पास ये कंडीशन है तो व्यक्ति क्या कर पाएगा, सीख पाएगा। और व्यक्ति के पास यदि ये भी है तत्परता, आप यहाँ आगे सही टाइम होते ही आप सीख रहे हो, लेकिन आपके सामने विभिन्न प्रकार की क्या है, आपके बाधाएं आएगी। क्या आएगी, बाधाएं आएगी, बाधा, विभिन्न प्रकार के आपके बैरियर्स आएंगे। और व्यक्ति के पास बाधा है तो व्यक्ति उसके साथ क्या करेगा, विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु के साथ अपने वातावरण के माध्यम से क्या करेगा, वातावरण के माध्यम से, उस अपने एनवायरमेंट के माध्यम से क्या करेगा, उस विषय वस्तु के अंदर अंत्य क्रिया करेगा, या फिर मैं कहूँगा इंटरेक्शन करेगा। क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। और व्यक्ति ने जैसे ही इंटरेक्शन किया, आप जैसे कोई कार्य कर रहे हो, जैसे मैंने आपको कल बोला कि आपको प्रश्नों का आंसर लिख के लाना है, आप में से कुछ लिख के लाए, कुछ नहीं लिख के लाए, जैसा भी आपने लिखा है तो मैं आपको क्या दूंगा, रेनफोर्समेंट दूंगा, पुनर्बलन दूंगा कि आपने अच्छा लिखा, बुरा लगा, या ये चीज़ आपको ऐड करनी चाहिए। तो फिर आपको क्या मिलेगा, पुनर्बलन, या फिर क्या मिलेगा, रेनफोर्समेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, रेनफोर्समेंट। और जैसे ही आपने पुनर्बलन मिला तो आप विषय वस्तु को क्या कर जाओगे, आप अधिगम कर जाओगे, या फिर उस विषय वस्तु क्या कर जाओगे, सीख जाओगे, आप लर्निंग कर जाओगे। तो ये आपके अधिगम के सोपान है। मतलब इस सोपान का सीरियल आपको एकदम याद होना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति किसी न किसी विषय वस्तु की आवश्यकता होती है, आवश्यकता है तभी व्यक्ति अपने लक्ष्य को टारगेट करेगा। लेकिन लक्ष्य को अचीव करने के लिए व्यक्ति के पास मोटिवेशन होना चाहिए, और मोटिवेशन के लिए व्यक्ति को कंटिन्यू क्या होना चाहिए, रेडीनेस होना चाहिए। कंटिन्यू डेली पढ़ना है, डेली प्रैक्टिस करना है। इसके बीच में व्यक्ति के सामने बहुत प्रकार की आएगी, बाधाएं आएगी, कभी थकान हो जाएगी, कभी बारिश का मौसम आ गया, कभी कुछ हो गया, बैरियर्स आएंगे। उसको व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन करेगा। और व्यक्ति ने समायोजन के लिए व्यक्ति को कम से कम इंटरेक्शन करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार की अंत्य क्रिया करनी पड़ेगी। और जब व्यक्ति अंत्य क्रिया करेगा तो व्यक्ति को रेनफोर्समेंट मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कुछ पर्सन लिख के लाना, आपने लिखा, मैंने कहा ठीक है, अच्छा लिखा, इसमें और कुछ प्रयास करने। तो रेनफोर्समेंट आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपका कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव हो सकता है। मैं आपको बोल सकता हूँ ठीक है आपने बहुत अच्छा लिखा, थोड़ा और सुधार करना। या फिर मैं आपको ऐसे बोल सकता हूँ तेरा कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ लिखना आता ही नहीं है, तू क्या पढ़ेगा, आगे क्या करेगा। तो रेनफोर्समेंट कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का। पॉजिटिव होगा वो तो आपके अधिगम की प्रक्रिया को और ज़्यादा बढ़ाएगा, और जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट होगा वो क्या करेगा, आपके अधिगम की प्रक्रिया को क्या करेगा, और घटाएगा।
ठीक है। जब आपको रेनफोर्समेंट में दिया तो आप क्या कर लोगे, अपने आप सीख जाओगे। तो ये आपके अधिगम के कुछ विभिन्न प्रकार के सोपान है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि अधिगम के सोपान को समझाइए या फिर अधिगम के सोपान को बताइए। ठीक है, तो ये आपको सीरियल वाइज याद होनी चाहिए, कंटिन्यू चीजें। ऐसे नहीं है कि पहला फिर चौथा लिख दिया, नहीं, कंटिन्यू आठ आठ के आठ प्रकार ही सही तरह से आपको याद होना चाहिए। इसमें कोई कीवर्ड जो आपको समझ में नहीं आया हो, कोई वर्ड का मीन पता ना हो, तो पूछ सकते हैं आप। सर ऑल ओके, चलिए आगे ले लूँ इसको। अब जो एक आपके अधिगम के में से कई बार प्रश्न आता है कि कुछ पूछ लेता है कि अधिगम की परिभाषाएं बताइए। सीधा प्रश्न पूछे से एक बार पूछा था कि वेस्टलर के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है, तो हो सकता है आपके किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम की कुछ परिभाषाएं पूछ सकता है। तो अपन कुछ अधिगम की परिभाषाएं लिख लेते हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार अधिगम की क्या क्या परिभाषाएं हैं। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, कुछ आपके अधिगम की डेफिनेशंस है, इस डेफिनेशन के बारे में अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन लिखते थे कि मनोवैज्ञानिक था, उसका नाम था क्रो एंड करो। एक मनोवैज्ञानिक था, उसका नाम था क्रो एंड करो। उस मनोवैज्ञानिक ने अपने उस खुद ने उसकी वाइफ ने मिलकर एक परिभाषा दी थी अधिगम के बारे में, इसलिए अपन उसका नाम लिखते हैं क्रो एंड करो। क्रो खुद है, सेकंड वाले क्रो कौन, उसकी वाइफ है। तो ये क्या बताते हैं अधिगम के बारे में, ये जो सीखना होता है ना, वो ज्ञान अभिवर्तियों का अर्जन है। परिभाषा लिखिएगा, मैं समझाऊंगा फिर आपको कि सीखना ज्ञान व अभिवर्तियों का अर्जन है। अभिवर्तियों का अर्जन है। ज्ञान को अपन इंग्लिश में बोलेंगे नॉलेज, और अभिवर्ती का मतलब होता है एटीट्यूड। तो ये क्या कहता है, ग्रहण करो क्या कहता है कि तो सीखना है ना, व्यक्ति व्यक्ति क्यों सीखता है कि व्यक्ति के पास जितना ज्ञान होगा उस ज्ञान के प्रति व्यक्ति की मनोवर्ती क्या, एटीट्यूड क्या है, तो वो क्या है, सीखना है। तो कोई बताएगा एटीट्यूड क्या होता है सर, अपन एटीट्यूड किसे कहेंगे। प्रतिक्रिया एटीट्यूड कैसे हो सकता है। व्यक्ति एक चीज की, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के देखने का नजरिया, व्यक्ति के देखने का दृष्टिकोण, वो चीज क्या कहलाती है, व्यक्ति का अभिवर्ती, या फिर इसके दूसरा नाम क्या, मनोवर्ती। ठीक है, तो व्यक्ति को इस चीज को सीख रहा है, उस सीखने के लिए व्यक्ति के ज्ञान के प्रति उसकी अभिवर्ती कैसी, सकारात्मक है क्या नकारात्मक है, उसको व्यक्ति जब अचीव करता है, अर्जन करता है, वो चीज क्या कहलाती है, उसकी अधिगम कहलाती है। ऐसा कहने वाला कौन है, आपका क्रो एंड करो। दूसरी परिभाषा लिखिए, गेट्स के अनुसार, गेट्स व अन्य के अनुसार गेट्स और अन्य क्या कहता है कि अभ्यास व प्रशिक्षण, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, अभ्यास व प्रशिक्षण के माध्यम से होने वाला, अभ्यास व प्रशिक्षण के माध्यम से होने वाला, के माध्यम से होने वाला व्यवहार में परिवर्तन, सीखना कहलाता है या फिर अधिगम कहलाता है। तो गेट्स क्या कहता है कि व्यक्ति के अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति जो भी सीखता है और सीखने के बाद अपने व्यवहार में या फिर अपने बिहेवियर में जो भी चेंज करता है, वो चीज क्या कहलाती है, आपकी अधिगम कहलाती है। ऐसा कहने वाला कौन था, आपका गेट्स और अन्य। तीसरी परिभाषा लिखिए स्किनर की। स्किनर भाई साहब क्या कहते हैं, स्किनर भाई साहब कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही
अधिगम है। कि व्यक्ति के कुछ ना कुछ व्यवहार में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के बाद उत्तरोत्तर के मात्र उस परिवर्तन के बाद व्यक्ति अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से एडजस्टमेंट करता है या फिर सामंजस्य करता है, वो चीज क्या कहलाती है? आपकी अधिगम कहलाती है। ऐसा कहने वाला कौन था? आपका स्किनर था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तीन परिभाषाओं में कोई? उत्तरोत्तर का मतलब व्यवहार में परिवर्तन के बाद होने वाली प्रक्रिया में व्यक्ति उसको वातावरण के साथ किस प्रकार एडजस्टमेंट या फिर समायोजन करता है, वो चीज क्या कहलाती है? आपकी अधिगम कहलाती है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। चौथी परिभाषा लिखिए गिलफर्ट के अनुसार। गिलफोर्ड के अनुसार गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि व्यवहार के कारण होने वाला व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गिलफर्ड भाई साहब क्या कहते हैं कि व्यक्ति के किसी व्यवहार के कारण उसके व्यवहार में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो चीज क्या कहलाएगी? उसकी अधिगम कहलाएगी। व्यक्ति अपना व्यवहार किसी के साथ संयमशील करता है, किसी के साथ विवेकपूर्ण करता है, किसी के साथ कुंठाग्रस्त करता है, तो उसके कारण उसके व्यवहार में जो भी परिवर्तन होगा वो चीज क्या कहलाएगी? अधिगम कहलाएगी। ऐसा कहने वाले कौन थे? आपके गिलफर्ड थे। ठीक है, तो मोटी मोटी आप ये चार कर लो। एक और लिख दो वुडवर्थ की परिभाषा। वुडवर्थ जी क्या कहते हैं? वुडवर्थ क्या कहता है कि नवीन ज्ञान के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं के परिणाम नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। ठीक है, तो वुडवर्थ भाई साहब क्या कहते हैं कि व्यक्ति कुछ न्यू नॉलेज ले रहा है या फिर कोई न्यू रिएक्शन प्राप्त कर रहा है, कोई रेस्पॉन्स प्राप्त कर रहा है, उसके कारण व्यक्ति जो प्राप्त करता है और प्राप्त करने की प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका अधिगम कहलाता है। ऐसे कहने वाले कौन थे? वुडवर्थ। तो कई बार यहाँ से सीधा आरपीसी प्रश्न पूछ लेती है कि वुडवर्थ के अनुसार अधिगम की परिभाषा क्या है, गिलफर्ट के अनुसार क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। इन पांच परिभाषाओं में कोई सेंटेंस, कोई कीवर्ड में आपको दिक्कत, सर कीवर्ड का मतलब क्या होना चाहिए, समझ में नहीं आई, तो यू कैन टेल, मुझे बता सकते हैं आपकी सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूँ। कोई भी कीवर्ड जो आपको समझ में नहीं आया हो, जिसका मीन समझ में नहीं आया हो, ऑल ओके। फर्स्ट परिभाषा क्रो एंड करो की। क्रो एंड करो क्या कहता है कि व्यक्ति जो भी ज्ञान सीखता है उस सीखने के बाद व्यक्ति के थॉट कैसे हैं, उसके प्रति सकारात्मक है कि नकारात्मक है, उसके देखने का नजरिया क्या है, उसके प्रति उसकी सोच क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, वो चीज क्या कहलाती है? आपकी अधिगम कहलाती है। ऐसा कौन कहता है? क्रो एंड क्रो कहता है। ठीक है, दो चीज आप लिखिएगा एक नोट डाल के। एक वर्ड होता है अभिवर्ती, जिसे अपन कहते हैं एटीट्यूड। एक वर्ड होता है अभिवर्दी, और एक वर्ड होता है अभियोग्यता।
जिसे अपन कहते हैं एप्टीट्यूड। ये 3 वर्ड है। इसमें आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस है तीनों वर्ड में? एक अभिवर्ती होता है, एक अभिवर्दी होता है और एक अभियोग्यता होता है। इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है शब्दों के मध्य? कोई भी जो आपके मानसिक कुछ थॉट आ रहे हो। एटीट्यूड क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, एप्टीट्यूड क्या होता है? एक इसके और वर्ड होता है जिसे अपन कहते हैं आत्मसंप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय, जिसका मीन होता है सेल्फ कंसेप्ट। इन चारों वर्ड में क्या डिफरेंस है? ये वर्ड क्या होते हैं? भाई आप कहते हैं कि तेरी सोच सही नहीं है, अभिव्यक्ति सही नहीं है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसका मीन क्या है वास्तव में, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो। सर कोई चारों में से एक का ही कोई मीन बताओ। हम्म। और सेल्फ कंसेप्ट? मैम जरूरी थोड़ी है, तो डिफरेंस पूछ रहा हूँ, मीन क्या है इसका? नहीं? चलो सुनिएगा। देखो अभिवर्ती का छोटा सा वर्ड है, दूसरों के प्रति धारणा या फिर सोच या फिर व्यक्ति का नजरिया या फिर इसी को बोलता हूं व्यक्ति का दृष्टिकोण। अपन उसको अपन क्या बोलेंगे? अभिवर्ती। अभिवर्ती का हिंदी में एक नाम और इसे बोलते हैं मनोवर्ती। क्या बोलते हैं? मनोवर्ती, जिसका इंग्लिश में मीन है एटीट्यूड। अपन कई बार सर कहते हैं ना गांव में घर के अंदर, ये आदमी अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। क्यों? अपनी उसके प्रति ऐसा क्या है? एटीट्यूड है। लेकिन अपन वास्तव में क्या सोचते हैं? एटीट्यूड जो अपना कॉल नहीं उठाता है, भाव नहीं देता है, वो एटीट्यूड नहीं होता है। एटीट्यूड होता है अपन दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। गांव में कहता नहीं तो चुगलीखोर आदमी है, कोई काम का आदमी है नहीं। ठीक है, वो होता है एटीट्यूड। एक होता है अभिवर्ती। अभिवर्ती का मतलब होता है व्यक्ति का फिजिकली डेवलपमेंट कितना हो रहा है, व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि कितनी हो रही है। व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि, फिजिकली डेवलपमेंट। वो कहलाती अभिवर्ती। ठीक है। अभिवर्ती कैसा होता है? एक चीज और, अभिवर्ती होता है जो व्यक्ति का बाह्य स्वरूप होता है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है, जिसको नापा जा सकता है। अपन कई बार कहते हैं ये आदमी 80 किलो का है, तो व्यक्ति की क्या है? वो अभिवर्ती है। लेकिन अभिवर्ती को अपन माप सकते हैं? न तो माप सकते हैं, न इसको तोल सकते हैं, न इसको, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो अभिवर्ती को न तो मापा जा सकता है न तोला जा सकता है, लेकिन अभिवर्ती को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है और इसको महसूस भी किया जा सकता है। ठीक है। ये व्यक्ति की इंटरनली अवस्था है, आंतरिक अवस्था है, व्यक्ति के आंतरिक अवस्था है, जो व्यक्ति की एक मानसिक प्रक्रिया है। लेकिन अभिवर्ती है जो व्यक्ति का बाह्य स्वरूप है, व्यक्ति कितना मोटा है, कितना पतला है, हाथ कितने बड़े हैं, शरीर का विकास किस प्रकार से हो रहा है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, वो सारा क्या है? व्यक्ति की अभिवृद्धि या फिर व्यक्ति का ग्रोथ है। ठीक है। तीसरा शब्द है क्या? अभियोग्यता, जिसे अपन क्या कहेंगे? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? व्यक्ति की खुद की क्षमता, व्यक्ति की कार्य करने के प्रति क्षमता, कार्य करने के प्रति व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति की योग्यता। और योग्यता कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता चुनना।
अर्थात स्पेशल एबिलिटी या फिर स्पेशल कैपेसिटी उस व्यक्ति की होनी चाहिए। अपन गांव में कई बार कहते हैं कि खेत के अंदर पत्थर रोपने का काम तो फलाना आदमी करेगा। क्यों करेगा? उस व्यक्ति क्या है वो? अभियोग्यता है। और अभियोग्यता का दूसरा नाम क्या है? अभिसमता है। क्या नाम है? अभिसमता। अपन कई बार किस चीज को कहते हैं कि ये काम तो कोई आदमी कर पाएगा, दूसरा कोई आदमी काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उस व्यक्ति की वो क्या है? विशिष्ट है, योग्यता है। और विशिष्ट योग्यता के कारण व्यक्ति की क्या है? वो एप्टीट्यूड है। एक होता है सेल्फ कंसेप्ट। अब बताओ सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? चलो, इसको अपन माप सकते हैं? अभियोग्यता तोल सकते हैं? इसको माप नहीं सकते सर। कोई आदमी कितनी अंदर से है पोटेंशियल, उसको माप नहीं सकते हैं। न तो इसको मापा जा सकता है, न इसको तोला जा सकता, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है। इसको फील कर सकते हैं अपन, अफेक्शन कर सकते हैं। एक वर्ड होता है आपका कौन सा? सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है? आत्मसंप्रत्यय। सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब खुद। कंसेप्ट का मतलब धारणा। व्यक्ति खुद के बारे में क्या सोचता है? मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं कोचिंग नहीं जा पाऊंगा, मेरे से आरएस मेंस पास नहीं होगा, मेरे से नहीं लिखा जाएगा। व्यक्ति की खुद के प्रति धारणा, वो क्या कहलाता है? आत्मसंप्रत्यय। व्यक्ति की खुद के प्रति धारणा। और धारणा दोनों हो सकती है आपकी, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक, दोनों प्रकार की हो सकती है। अपन कई बार सुनते हैं, खुद भी कहते हैं ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से काम होगा ही नहीं। हालांकि अपन लोगों ने प्रयास किया नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले ही अपन व्यक्ति खुद के बारे में खुद की धारणा कर लेता है। अर्थात व्यक्ति द्वारा अपने खुद के प्रति क्यों, कैसे, कब की जब धारणा अपनाता है, वो चीज क्या कहलाती है? उसका सेल्फ कंसेप्ट या आत्म संप्रत्यय कहलाता है। ये चार वर्ड है। इन चारों वर्ड में आपको कोई डिफरेंस या कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई की वर्ड नहीं हो तो पूछ लीजिएगा एक बार। चारों वर्ड का मीन अच्छे से पता चल गया? पर्सन पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड ग्रोथ, बता दोगे अच्छे से? एप्टीट्यूड टेस्ट से बिल्कुल कर सकते हैं। भाई व्यक्ति की विशिष्ट क्षमता है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? 100 में से 80 नंबर लेके आ रहा है, व्यक्ति क्या है वो? अभी क्षमता है, अभी योग्यता है। कोई व्यक्ति 4 रोटी खा रहा है, कोई गर्ल्स 100 रुपए की क्या खा रही है? पूरी खा रही है, वो उसकी क्या है? अभी क्षमता, अभी योग्यता है। तो कोई भी व्यक्ति कोई अपना विशिष्ट कार्य कर रहा है, वो चीज क्या? उसकी अभी क्षमता या अभी योग्यता है। और सेल्फ कंसेप्ट, इसमें थोड़ा अंतर पता कर लेना। व्यक्ति के दूसरों के प्रति धारणा, सोच है, वो तो क्या कहलाएगी? मनोवर्ती। खुद के प्रति जो सोच है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मेरे घर वाले मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मेरे से कोई बात नहीं करता है, मैं बहुत गंदा दिखता हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, वो सारी क्या कहलाता है? व्यक्ति का सेल्फ कंसेप्ट कहलाता है। ठीक है, इन चारों वर्ड में कोई सब ठीक है? समझ में आया? बिल्कुल हो सकती है। अपन कई बार कहते हैं ये आदमी बहुत अच्छा है, व्यवहार का बहुत अच्छा है। कई बार कहते हैं तो बहुत चुगलीखोर आदमी, कोई काम का ही नहीं है। विशेष तौर से ये मनोवर्ती महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, अभिवर्ती या मनोवर्ती का ज्यादा प्रतिशत किसमें पाया जाता है? महिलाओं में। वो भी कौन सी? नकारात्मक मनोवर्ती महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। आप मैं नहीं कह रहा हूं, महिलाओं में पाई जाती है, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। आप देख लो, गांव की महिला देखो सर, एक घर से दूसरे घर जाएगी, उसको अच्छे से वहां खाना खिलाओ, फिर भी वहां पे चुगली करके आएगी। तो वो सारी क्या है? मनोवर्ती या फिर अभिवर्ती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कोजेज हैं जिसके माध्यम से अपना लर्निंग इफेक्ट होता है? हेडिंग डालिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक।
जी सर। कैसे हो सकता है? सोपान का मतलब क्या होता है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जाना, चलन करना। उसने दूसरे सेंस बता दिया होगा ना। भैया आप कब सीखोगे? जब आवश्यकता है। आप मेरी क्लास में क्यों बैठे हो? कि कारण कैसे हो सकता है सर? भाई कोई जरूरी है? आवश्यकता नहीं होगी तो आप कारण नहीं करोगे, अधिगम नहीं करोगे। मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। अक्सर एक्चुअली बात ये है कि मैंने किसी कोचिंग के नोट्स पढ़े नहीं, सच बात तो ये है। ये आपके एनसीईआरटी है, आरबीसी है, जहाँ से आरबीसी प्रश्न बनाता है वो किताब है। ठीक है, ये मिलेगा नहीं आपको कोचिंगों के नोट्स में। अब देखो, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? कोई बताओ, अधिगम कौन से कारण से प्रभावित हो सकता है? इफेक्ट कैसे हो सकता है? चलो, सबसे पहले कह सकते हैं कि अधिगम किसके माध्यम से प्रभावित हो सकता है? वातावरण के माध्यम से। ठीक है, एनवायरमेंट। और किसके माध्यम से आपका अधिगम प्रभावित हो सकता है? और कैश के माध्यम से अधिगम आपका प्रभावित हो सकता है? उससे कैसे प्रभावित हो? तो काम अच्छा करेगा। यदि व्यक्ति में मोटिवेशन नहीं है तो व्यक्ति का अधिगम प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो मोटिवेशन के माध्यम से भी क्या हो सकता है? व्यक्ति का अधिगम प्रभावित हो सकता है। किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति नहीं है सीखने की, उसकी विल पावर नहीं है, तो क्या व्यक्ति सीख पाएगा? तो व्यक्ति नहीं सीख पाएगा। अर्थात जो व्यक्ति की विल पावर होती है उसके माध्यम से भी व्यक्ति का अधिगम क्या होता है? आपका प्रभावित होता है। किसी की सीखने की इच्छा ही नहीं, आप कैसे सिखाओगे? नहीं सिखा पाओगे। क्या व्यक्ति की आयु, व्यक्ति की एज से उसका अधिगम प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई 16 साल के बच्चे को आप पीएचडी कैसे करवा पाओगे? नहीं सिखा पाओगे। तो व्यक्ति की आयु से भी क्या होता है? उसका अधिगम प्रभावित हो सकता है। क्या व्यक्ति की परिपक्वता से, मैच्योरिटी से उसकी अधिगम प्रभावित होता है? मैच्योरिटी से बिल्कुल होता है। कोई व्यक्ति मैच्योर है ही नहीं, सीखने लायक, तो व्यक्ति कैसे पढ़ पाएगा? उससे भी उसका अधिगम क्या होता है? प्रभावित होता है। भाषा शैली से, लैंग्वेज स्किल से, क्या लैंग्वेज स्किल से व्यक्ति का अधिगम प्रभावित होता है? बिल्कुल होता है। और क्या हो सकता है? सीखने के समय से हो सकता है। सीखने के समय से भी, टाइम ऑफ लर्निंग, उससे भी उसका अधिगम प्रभावित हो सकता है। हो सकता है किसी व्यक्ति के सोने का टाइम है, अपन उसको पढ़ा रहे हैं तो व्यक्ति नहीं सीख पाएगा, तो क्या कह सकता हूं? टाइम ऑफ लर्निंग। या फिर जो व्यक्ति सीख रहा है, व्यक्ति को थकान है, तो व्यक्ति नहीं सीख पाएगा थकान के माध्यम से, व्यक्ति टायर्ड हो रखा है। व्यक्ति जो सीख रहा है, जो विषय वस्तु पढ़ रहा है, उस विषय वस्तु की प्रकृति यदि नकारात्मक है तो व्यक्ति सीख पाएगा? नहीं सीख पाए। अपन जब देखते हैं आपके 9th-10th की अपन एसएसटी की बुक पढ़ते हैं, नेचर ऑफ सब्जेक्ट या फिर नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उसे भी व्यक्ति कई बार क्या कर लेता है? अधिगम को प्रभावित कर लेता है। भाई जैसे अपन कई बार 9th-10th किताब, ऐसी किताब आती साइंस की, सॉरी एसएसटी की, उसमें सारी लैंग्वेज ही लैंग्वेज लिखी हुई है, कहीं पर भी उसको सेंटेंस फॉर्मेशन में नहीं दिया, हेडिंग सब हेडिंग नहीं है, अच्छे से उसमें फॉर्म में नहीं देखा, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा कि पता नहीं कैसी पुस्तक ला के दे दी, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। ठीक है। और अपन क्या कह सकते हैं? व्यक्ति की शैक्षिक पृष्ठभूमि कैसी है?
शैक्षिक पृष्ठभूमि। व्यक्ति कहाँ से आया है? व्यक्ति कोई बिल्कुल गांव से उठ के आया, अपन उसको सीधे इंग्लिश पढ़ा रहे तो व्यक्ति इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा। तो ये कुछ कारण है जिसके माध्यम से व्यक्ति का क्या होता है, अधिगम आपका प्रभावित होता है या फिर इफेक्टिव होता है। वापस देख लो, व्यक्ति का वातावरण है जिसके माध्यम से व्यक्ति इफेक्ट होता है, व्यक्ति का मोटिवेशन है, व्यक्ति की विल पावर है, व्यक्ति की एज है, व्यक्ति की मैच्योरिटी है, व्यक्ति की शैक्षिक पृष्ठभूमि है, उसकी लैंग्वेज स्किल है, सीखने का समय है, उसकी थकान है, विषय वस्तु की प्रकृति है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का क्या होता है, सीखना प्रभावित या फिर इफेक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई एकदम एक वर्ड है परिपक्वता, है ना? तो बताएगा परिपक्वता क्या होता है? शैक्षिक पृष्ठभूमि। कोई बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरिटी? अधिगम क्या होता है और परिपक्वता क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है? भाई मैच्योरिटी किसे कहेंगे अपन? उसे बोल देंगे मैच्योरिटी। तो भाई मानसिक विकास तो व्यक्ति सीख के भी कर सकता है, अधिगम के माध्यम से भी कर सकता है। तो मैच्योरिटी क्या होती है? हाँ जो भी हो। ठीक है, और कोई डेफिनेशन? ठीक है, और कुछ सर? सर जो भी मन में आ रहा हो, मैच्योरिटी क्या है? अपन मैच्योर अभी तक मैच्योर नहीं हुई है, फोन पे कहता है ना सर, तो वो मैच्योर क्या है? ठीक है, एक छोटा सा वर्ड है कि व्यक्ति का समय के अनुसार यदि उसका फिजिकली डेवलपमेंट हो जाए तो वो क्या कहलाती है, व्यक्ति का। अर्थात जो व्यक्ति का शारीरिक विकास है उसे अपन क्या कहेंगे, मैच्योरिटी कहेंगे। व्यक्ति का शारीरिक विकास, उसका फिजिकली डेवलपमेंट उसका क्या कहलाएगा, मैच्योरिटी कहलाएगी। जिसका संबंध जिसका संबंध किससे होता है, आपके व्यक्ति की, एक नाम सुना होगा जिसका नाम होता है वंशानुक्रम, सुना है ना? अपन कई बार परिपक्व वर्ड को गलत लेते हैं कि व्यक्ति जो सही ढंग से बोल पाएगा, अच्छी बात कर पाएगा, वही मैच्योर है। वो मैच्योर नहीं होता। व्यक्ति फिजिकली रूप से कितना डेवलपमेंट है अपने वंशानुक्रम के तौर पर, यदि उसके पापा 6 फीट के हैं तो उसको भी 6 फीट होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो कुपोषण का शिकार है, खाना सही ढंग से नहीं खा पा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या नहीं है, आपका परिपक्व नहीं है। तो व्यक्ति का फिजिकली डेवलपमेंट जिसका संबंध व्यक्ति के किससे होता है, वंशानुक्रम से होता है, वो चीज क्या कहलाएगी, आपके परिपक्वता कहलाती है। ओनली फॉर शारीरिक क्षमता, नहीं ओनली शारीरिक, ओनली फिजिकली डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, व्यक्ति की मैच्योरिटी कहलाएगी, परिपक्व। वो अपने बोलचाल की भाषा में है। अपन कई बार देते ना, कोई अपना फोन नहीं उठाया, अपन क्या बोलेंगे, इतना क्या एटीट्यूड है? वो एटीट्यूड थोड़ी है, हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, कोई काम कर रहा होगा। वो अपन सर कहते हैं, हो सकता है व्यक्ति उस चीज के प्रति उसका सेल्फ कंसेप्ट अच्छा ना हो। मानसिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए अपन अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपन एक विकास की अवस्थाएं पढ़ती, 4 अवस्थाएं पढ़ते हैं, शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, ये जब 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं मोटे रूप से, उसके अंदर अलग अलग वर्ड आते हैं। जीववाद, नार्सिसिज्म, अपन वर्ड सुनते हैं ऐसे कुछ, स्कीमा, काम प्रवृत्ति, जिजीविसा, मुमूर्षा, वैसे कुछ मानसिक वर्ड आते हैं जिसे अपन कहते हैं कोग्निटिव थ्योरी।
संज्ञानात्मक जो सिद्धांत होता है जिसमें व्यक्ति किसी चीज के प्रति काम करता नहीं करता, उसमें क्लासिफिकेशन करता नहीं करता, उसमें डिफरेंस करता नहीं करता, वो चीज होती है उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग, जिसे अपन कई बार सुनते हैं मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, वो चीज होती है। लेकिन परिपक्वता का मुख्य रूप से किससे संबंध लेते हैं अपन? फिजिकली डेवलपमेंट से लेते हैं। और इसका संबंध किससे होता है? व्यक्ति के वंशानुक्रम से होता है। ठीक है। अच्छा, अधिगम का संबंध किससे होता है? अधिगम का संबंध होता है किससे? आपके वातावरण से होता है। मान के चलो किसी के पापा आईएएस है, जरूरी नहीं है कि बच्चा पैदा होगा तो आईएएस बनेगा। यदि व्यक्ति ने उस चीज को वातावरण के साथ समायोजन किया तो व्यक्ति भी आईएएस बन सकता है। ठीक है। तो अधिगम के लिए व्यक्ति का संबंध किससे होता है? वातावरण से होता है, उसके एनवायरमेंट से होता है। लेकिन परिपक्वता का संबंध किससे होता है? उसके हेरिडिटी या फिर उसके एनवायरमेंट, उसके वंशानुक्रम से होती है। इतनी बात समझ में आई? अब एक वर्ड बताओ मेरे को कि जो व्यक्ति का अधिगम होता है, क्या अधिगम परिपक्वता से प्रभावित होता है? दो सेंटेंस आपके सामने। अधिगम परिपक्वता से प्रभावित होता है। एक आपकी सेंटेंस है परिपक्वता अधिगम से प्रभावित होता है। दोनों के बारे में आपकी क्या राय है? प्रश्न आ जाए क्या अधिगम परिपक्वता से प्रभावित होता है, समझाइए 2 नंबर में। और यह प्रश्न आ जाए कि परिपक्वता अधिगम से प्रभावित होती है। नहीं के पक्ष में कितने लोग हो कि अधिगम परिपक्वता से प्रभावित नहीं होता है? नहीं के पक्ष में कितने लोग हो? नहीं होता है। अच्छा, परिपक्वता अधिगम से प्रभावित होता है। तो सुनिएगा कि अधिगम परिपक्वता से प्रभावित होता है, लेकिन परिपक्वता अधिगम से प्रभावित नहीं होती है। समझिएगा सेंटेंस को। कोई व्यक्ति सीख रहा है, यदि उसका फिजिकली डेवलपमेंट सही नहीं है तो व्यक्ति नहीं सीख पाएगा। कोई चलने की आसान में नहीं है, 4 पाई से खड़ा ही नहीं हो रहा है, तो क्या व्यक्ति सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। किसी बच्चे का फिजिकली डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, लेकिन व्यक्ति कुछ सीख रहा है, नहीं सीख रहा, उससे फिजिकली डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? एक्सरसाइज किस विषय वस्तु में? वो परमानेंट नहीं है ना। लाइफ टाइम कौन करता जिम? नहीं करता है बच्चा। ठीक है। वापस देख लो, प्रश्न आ सकता है कि अधिगम से तो परिपक्वता से अधिगम तो प्रभावित होता है, लेकिन परिपक्वता अधिगम से प्रभावित होती कोई भी जरूरी नहीं है। व्यक्ति का फिजिकली डेवलप, कोई मोटा हो रहा, खाना खा रहा है, वो कुछ सीख रहा नहीं सीख रहा, क्या फर्क पड़ता है? शाम को खाया, अगले दिन फिर खाया, फिर अगले दिन। तो व्यक्ति का फिजिकली डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अधिगम कर रहा है तो उसके बॉडी पर किसका प्रभाव पड़ेगा? परिपक्वता का आपके फर्क पड़ेगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब हेडिंग डालिए अधिगम के ट्रांसफर या अधिगम के अंतरण। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा अधिगम के अंतरण। अधिगम के अंतरण, जिसका दूसरा वर्ड है स्थानांतरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सर अधिगम का ट्रांसफर क्या होता है? अधिगम का ट्रांसफर क्या होगा? कुछ भी जो मन में आ रहा हो। सीखने का ट्रांसफर क्या हो सकता है? अंतरण, उसका स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान। अधिगम का क्या होता है?
पूर्व स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान का प्रयोग नई स्थिति में लेना क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। पूर्व स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, पूर्व स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान का प्रयोग नई स्थिति में करना, वो चीज क्या कहलाती है आपकी? अधिगम का अंतरण या फिर स्थानांतरण कहलाती है। आपने कोई पहले सीखा हुआ ज्ञान आप उसकी नई कंडीशन में प्रयोग कर रहे हो सकता है आपका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, दोनों भी ना हो, तो वो चीज क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम का अंतरण मुख्य रूप से तीन प्रकार, कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से तीन टाइप्स होते हैं इसके। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग या फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक आपका होता है सकारात्मक, जिसे अपन कहते हैं पॉजिटिव प्रकार का लर्निंग, पॉजिटिव। एक आपका होता है नकारात्मक, जिसे अपन कहते हैं नेगेटिव। एक आपका होता है शून्य, जिसे अपन कहते हैं जीरो या फिर न्यूट्रल। तो ये आपके तीन प्रकार के क्या होते हैं? अधिगम के ट्रांसफर होते हैं। अर्थात व्यक्ति की पहली स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उसकी दूसरी स्थिति में क्या साबित हो रहा हो? साधक हो रहा हो, पॉजिटिव साबित हो रहा हो। तो वो चीज क्या है? सकारात्मक। पहली स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उसकी दूसरी स्थिति में क्या हो रहा हो? बाधक साबित हो रहा हो, उसके लिए कैसा है? नेगेटिव है। या फिर पहली स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान न तो साधक है न आपके बाधक है, वो चीज क्या कहलाती है? शून्य अंतरण। ठीक है, इसके बारे में अपन अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे अगली क्लास में कि पॉजिटिव क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, नेगेटिव क्या है। ये एक बार आपके यूपीसी में पूछा हुआ है अधिगम के अंतरण के बारे में, जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है बिहेवियर। उसमें प्रश्न आया हुआ है कि अधिगम के स्थानांतरण को विस्तृत रूप से समझाइए। इसे अच्छे से पढ़ेंगे कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, शून्य क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होना चाहिए, किस पर इसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको अच्छे से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक एक बार अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं जो आपने पढ़ा है आज, जो भी पढ़ा है आपने। देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था अधिगम के सोपान, स्टेप्स ऑफ लर्निंग। तो व्यक्ति को सीखने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के पास क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए। उसके लिए व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार का टारगेट होगा। टारगेट होगा तो व्यक्ति में अपने आप मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन होने के साथ व्यक्ति में क्या होनी चाहिए? रेडीनेस होनी चाहिए। रेडीनेस होगी तभी व्यक्ति के सामने विभिन्न प्रकार के आएंगे, बैरियर्स आएंगी, ऑब्स्टेकल आएंगे, बाधाएं आएंगी। और व्यक्ति बाधाएं के साथ क्या करेगा? वातावरण के साथ अंत्यक्रिया करेगा। अंत्यक्रिया करेगा तो व्यक्ति को रेनफोर्समेंट मिलेगा, चाहे पॉजिटिव मिलो चाहे नेगेटिव मिलो। और व्यक्ति फिर धीरे धीरे क्या कर जाएगा? अपने आप सीख जाएगा या फिर आपके अधिगम कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ अधिगम के सोपान है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़े थे? कुछ अधिगम की परिभाषाएं पढ़ी थी अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार। पहली परिभाषा कहता है करो एंड करो। क्या कहता है? कि सीखना ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। दूसरी किसकी? गेट्स के अनुसार कि अभ्यास व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है? अधिगम है। स्किनर कहता है कि व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के बाद व्यक्ति उसको वातावरण के साथ किस प्रकार से सामंजस्य करता है, वो चीज क्या कहलाती है? उसकी अधिगम कहलाती है। चौथी परिभाषा किसकी? आपकी गिलफर्ट का है। वो क्या कहता है? कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या आपका? अधिगम है। और वुडवर्ड क्या कहता है? कि नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। ठीक है, फिर अपन लोगों ने कुछ वर्ड पढ़े थे आपके कि अभिवर्ती मनोवर्ती क्या होती है, कि दूसरों के प्रति अपनी धारणा क्या है, सोच क्या है, दृष्टिकोण क्या है। एक पढ़ा था अभिवर्ती, व्यक्ति का फिजिकली डेवलपमेंट कितना हो रहा है। एक पढ़ा था अभियोग्यता, व्यक्ति की विशिष्ट क्षमता कार्य करने की। एक पढ़ी थी अपने आत्मसंपत्ति, सेल्फ कंसेप्ट, व्यक्ति खुद के बारे में क्या सोचता है, वो क्या होती है? व्यक्ति का सेल्फ कंसेप्ट होता है। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था अधिगम को इफेक्ट करने वाले कोजेज। व्यक्ति का वातावरण है, उसका मोटिवेशन है, उसकी विल पावर है, उसकी एज है, उसकी मैच्योरिटी है, उसकी एजुकेशनल बेसिस है, उसकी लैंग्वेज स्किल है, टाइम ऑफ लर्निंग है, उसकी थकान है, विषय वस्तु की प्रकृति या फिर नेचर ऑफ सब्जेक्ट। फिर अपन ने पढ़ा था कि परिपक्वता व्यक्ति के शारीरिक विकास, जिसका संबंध व्यक्ति की हेरिडिटी से होता है। अधिगम का
संबंध व्यक्ति के वातावरण या फिर एनवायरनमेंट से होता है। और अधिगम परिपक्वता से प्रभावित होता है, लेकिन परिपक्वता अधिगम से प्रभावित नहीं होती है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। फिर क्या पढ़ा था, अधिगम के अंतरण ट्रांसफर 3 प्रकार के होते हैं। पहली स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान यदि आपके लिए काम आ रहा है तब तो सकारात्मक है। पहली स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान यदि आपके लिए काम नहीं आ रहा है तो आपका नकारात्मक है। और न तो काम आ रहा है और न आपका काम बिगाड़ रहा है तो वो कौन सा आपका शून्य अंतरण है, जिसके बारे में अपन अच्छे से अगली वाली क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। और कल कुछ लिख के लाए हैं जी, सोपान वापस बताऊं। रेनफोर्समेंट मतलब होता है जैसे आपने कोई काम किया, जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चन करके लाया, आप घर से नहीं करके लाए, अब मैं आपको बोलूंगा आप कुछ नहीं कर सकते, आप आरएस नहीं बन सकते, वो रेनफोर्समेंट है। कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य करने के बाद व्यक्ति को बताना तूने कार्य कितना ठीक किया, उसको बताना कि तू क्या कर रहा है, तेरी कंडीशन क्या है, वो होता है व्यक्ति का रेनफोर्समेंट। प्राइज मिलता है पॉजिटिव रेनमेंट से। यदि इसको मैं थप्पड़ मारूंगा वो चीज क्या है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। वातावरण बिल्कुल इफेक्ट करता है। डांट के व्यक्ति कब तक सीखेगा, कुंठा हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा व्यक्ति, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। तो रेनफोर्समेंट आपके 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जैसे शाबाश बेटा, बहुत अच्छे बेटा, पॉजिटिव है। तो कुछ नहीं कर सकता है, अपने बाप का नाम खराब कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है, घर वालों के पैसे खराब कर रहा है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। कैसे नहीं होगा, आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, मैंने कहा कल पढ़ के आओगे तो आपको 100 रुपये दूंगा, व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ क्या, होगा ना, वो चीज है। ठीक है, अब कल सर कुछ लिखे लाया कोई, एनीवन, कोई भी लिखे लाया कल प्रश्नों के आंसर, नहीं लिखे लाए? सर आप तो लिखे लाए होंगे। क्या सर, जिम्मे बट लिख दिया करो ऐसे के अंदर। देखो हाथ हाथ मैं लिखाऊंगा तो फिर आप क्या प्रैक्टिस करोगे भाई, वीक में अपने 2 दिन क्लास होती है, 5 मिनट का काम है अधिगम छोटा 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 लिखना है। चलो बताओ पहला क्या प्रश्न था, मैं बताता हूँ पहला प्रश्न क्या था। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या है, किस अधिगम, तो बताना कि अधिगम होता है क्या है। तो व्यक्ति के ज्ञान, पूर्व ज्ञान, अभ्यास, प्रशिक्षण के माध्यम से होने वाला व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। दूसरा प्रश्न क्या था, अधिगम की विशेषताएं निष्पादन से भिन्न है, सिद्ध कीजिए। निष्पादन का मतलब क्या होता है कि अपन कई बार सोचते हैं कि व्यक्ति 10 घंटे पढ़ रहा है, इसका मतलब वो कुछ पाठ याद कर रहा होगा, बहुत सारा काम कर रहा होगा, लेकिन वास्तव में उसका अपना परफॉर्मेंस होता नहीं है। अपन कई बार जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि विराट कोहली को कहा जाता है कि हर मैच में शतक मारेगा, लेकिन कई बार वो मैच में जाने के बाद पहली बॉल पर क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। व्यवहारिक सोच भी कह सकते हैं अपन, परिणाम भी कह सकते हैं, बिल्कुल। तीसरा क्या प्रश्न था, अधिगम की 4 विशेषताएं। पहले क्या कह सकते हैं कि अधिगम सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है, अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, बहुत सारी विशेषताएं। और क्या था, अधिगम का मतलब होता सीखना, शिक्षण का मतलब होता सिखाना। ठीक है, अधिगम के उपरांत व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, स्वभाव बात है, लेकिन शिक्षण के बाद व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई भी निश्चित नहीं है। अधिगम कैसे भी वातावरण में हो सकता है, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया कराने के लिए वातावरण का निश्चित होना जरूरी है। मैं रोड पर किसी बच्चे को शिक्षण नहीं करवा सकता, उसके लिए क्लासरूम का होना कंपलसरी है। ठीक है, तो मोटे मोटे 2 डिफरेंस है कि अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा, के लिए वातावरण निश्चित हो कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया के पश्चात व्यक्ति के वातावरण या उसके व्यवहार में परिवर्तन हो या नहीं हो कोई भी कंपलसरी नहीं है, और उसके लिए वातावरण बिल्कुल भी क्या है, जरूरी है। ठीक है, एक डिफरेंस और कर सकते हैं, अधिगम व्यक्ति अकेला कर सकता है, लेकिन शिक्षण प्रक्रिया करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी है। मैं अकेला किसको पढ़ाऊंगा, कम से कम कोई मेरे सामने होना चाहिए, 3 चर होने चाहिए।
भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा तो किसी विषय वस्तु को पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक चर आप हो गए, मैं हो गया, एक आपका सब्जेक्ट हो गया। अगला प्रश्न क्या था? तो आप अच्छे से बता सकते हैं, बहुत सारी प्रकृति थी। अधिगम निष्पदन से भिन्न है। अधिगम सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है, इसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, सकारात्मक कैसे हो सकती है, नकारात्मक कैसे हो सकती है, ठीक है। कोई बच्चा किसी के दान देने को सीख रहा है, बार बार अभ्यास कर रहा है, तो व्यक्ति दानवान बन सकता है, दयालु बन सकता है। कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, उसको देख देख कर बार अभ्यास कर रहा है, खुद सिगरेट पी रहा है, तो नकारात्मक अधिगम हो सकता है। अगला प्रश्न क्या था? हाँ, किन किन माध्यम से अधिगम हो सकता है? प्रशिक्षण के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, खेल के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से, ठीक है। और कौन सा लिखा था मैंने? भाषा के माध्यम से बच्चा कर सकता है। तो बहुत सारे रीजन है, इसको अपन अच्छे से लिख सकते हैं। अधिगम की प्रकृति सर बहुत हो सकती है। तो मुख्य रूप से अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। इसको अपन अच्छे से कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सकारात्मक कैसे होगा, नकारात्मक कैसे होगा। ऐसे बहुत सारे रीजन जिसके माध्यम से व्यक्ति अच्छे काम करता है, कुछ गलत काम भी करता है। और भी बहुत सारी अधिगम विशेषताएं। अधिगम सकारात्मक दोनों हो सकता है। और अधिगम की प्रकृति अपन क्या कह सकते हैं कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। और क्या हो सकती है अधिगम की परिभाषा? अधिगम की प्रकृति ये क्या है कि अधिगम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। व्यक्ति अकेला भी सीख सकता है और ग्रुप में भी सीख सकता है। और अधिगम वातावरण की उपज है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी अधिगम की क्या है, प्रकृति है, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और पहले देखो कीवर्ड बताने से कि होता क्या, निष्पादन क्या होता है, परफॉर्मेंस, रिजल्ट उस व्यक्ति का, ठीक है। तो व्यक्ति जो कार्य कर रहा, सीख रहा है, तो कई बार क्या कहता है, हम सीखने के ऊपर उसके परिणाम को हम लोग तय कर लेते हैं। अपन कई बार कहते हैं कि जयपुर गया, उस फलाने कोचिंग से आरएस की तैयारी कर रहा है, तो आरएस बन के ही आएगा। जरूरी नहीं है वो आरएस बन के आए, पुलिस का एग्जाम भी पास ना कर पाए, तो वो अधिगम के निष्पादन से भिन्न है, ठीक है। तो व्यक्ति के कार्य करने के तरीके को देखकर उसके परिणाम को तय करना क्या है, अधिगम का निष्पादन है। हालांकि वैसा होता नहीं है। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि विराट कोहली का हर मैच में अपन आस लगाते हैं शतक मारेगा, लेकिन कई बार आउट हो जाता है, तो उसमें एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं अपन, अपने खुद के ऊपर भी लिख सकते हैं। निष्पादन अधिगम का बिल्कुल निश्चित नहीं। अधिगम तो एक व्यवस्था, अरेंजमेंट है, व्यक्ति सीख रहा है, जरूर थोड़ी है सीख रहा है तो उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा। हम्म, बिल्कुल कर सकते हैं, सीख रहे हैं, जरूर थोड़ी सारे आरएस बने निष्पादन से, वही बात है, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में।